नमस्कार दोस्तों, रोहित है यह। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और आज अगर मेरा अनुमान सही रहा तो किसी भी स्थिति में आज के इस वीडियो से एक प्रश्न तो आएगा, पर बहुत प्रोबेबिलिटी है कि दो प्रश्न भी आएगा। तो आप हमसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हम इससे बोल रहे हैं क्योंकि बीपीएससी का एक एरिया अभी जो बहुत फेमस हुआ है, जो लगातार पूछ रहा है, जो बीपीएससी टीआरई और अभी एक एओ का एग्जाम हुआ है मेंस का, उसमें हम ये लगातार देख रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग से दबा के क्वेश्चन पूछ रहा है। वो डे ऑफ डिलीवरेंस आपसे पूछ रहा है कि डे ऑफ डिलीवरेंस क्या है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि लाहौर रिजोल्यूशन क्या है। आप लगातार देखिए कि जिन्ना का इन्वॉल्वमेंट के बारे में वो पूछ रहा है, मुस्लिम लीग के बारे में पूछ रहा है। वो इसलिए पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ। तो कहने का मतलब है कि तो भाई टीचर का एग्जाम है, जब टीचर के एग्जाम में वो आपसे डेट पूछता है कि डायरेक्ट एक्शन डे का डेट बताइए, पर वो क्यों हो रहा है डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में ये आपसे पूछ सकता है। डे ऑफ डिलीवरेंस क्यों कहा जाता है ये आपसे पूछ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि डे ऑफ डिलीवरेंस में केवल मुस्लिम लीग इन्वॉल्व था कि और कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व था। आपको ये पता होना चाहिए कि अंबेडकर भी डे ऑफ डिलीवरेंस में इन्वॉल्व थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेरियार भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो कहने का मतलब है कि इट कैन बिकम अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और ये वो एरिया है जहां पे प्रॉब्लम होता है, वहां पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। वीडियो को ध्यान से देखो और बहुत कंसेप्चुअली इसको हम लोग टैकल करेंगे, और यकीन मानो एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, बट यू हैव टू डू इट वेरी डिलीजेंटली, राइट। देखो कुछ लोगों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर कुछ मैं वीडियो बना दीजिए, हम लोग बहुत हतोत्साहित फील कर रहे हैं, बहुत डर लग रहा है। देखो डर लाजमी है, अपना विश्वास और आशा दोनों को जिंदा रखिए, फिर देखिए कि कैसे आपका डर खत्म होता है। आशावान रहिए और एग्जाम को लेकर सेलिब्रेशन के मूड में रहिए। भाई आपका जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जिसके बाद आप मेंस लिखेंगे, उसके बाद इंटरव्यू बोर्ड को फेस करेंगे। जो भी 67 का इंटरव्यू है, यू विल गेट द बेस्ट पैनल आफ्टर द 69 बीपीएससी प्रीलिम्स। वाइस चांसलर उसमें बैठेंगे, सेक्रेटरी बैठेंगे, प्रोफेसर्स बैठेंगे, बीपीएससी के सदस्य बैठेंगे। हम लोग की कोशिश ये है कि द बेस्ट इंटरव्यू बोर्ड शुड गिव यू द फीडबैक, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स, जो कि हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फोटो तो आप लोग देख चुके होंगे जिन्ना के बारे में। देखो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जिन्ना के बारे में, कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कैसे करता है, लाहौर रिजोल्यूशन वगैरह जितनी चीज है उसको हम लोग करने की आज दबा के कोशिश करते हैं। देखो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कर लेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो 30 दिसंबर 1906 को क्या होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, नवाब ऑफ ढाका। उनका क्या नाम है, सलीमुल्लाह खान। तो सलीमुल्लाह खान नवाब ऑफ ढाका है और वो स्थापना करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना करते हैं सलीमुल्लाह खान, पर प्रेसिडेंट किसको बनाते हैं, आगा खान को प्रेसिडेंट बनाते हैं। देखो संस्थापक अलग होता है और अध्यक्ष अलग होता है। जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय वगैरह संस्थापक है भारतीय जनता पार्टी के, पर अभी जो प्रेसिडेंट है वो जेपी नड्डा है। तो संस्थापक इज डिफरेंट, प्रेसिडेंट इज डिफरेंट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहां बनाया गया, लखनऊ बनाया गया, लखनवी तहजीब, ठीक है। तो लखनऊ बनाया गया। फिर देखो यहां पे 1906 में बना दिया गया है 1906 में, पर 1907 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस होती है। 30 दिसंबर को होता है, तो भाई एक दिन जोड़ो तो 1907 में तो पहुंच गए। तो 1907 का सेशन कहां हो रहा है, कराची में 1907 का सेशन हो रहा है। जो कराची वाला सेशन है 1907 का, उसको प्रेसाइड कौन कर रहा है, आदमजी पीर भाई करते हैं। आदमजी पीर भाई इसको प्रेसाइड करते हैं। हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मूव करो। हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 1908 आपसे दबा के पूछेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1908 में क्या हुआ कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है अपना बोलता है कि हम लोग अपना एक सेंटर लंदन में खोलेंगे। पर एक सेंटर लंदन में क्यों खोलेंगे, क्योंकि जो मुस्लिम इंटरेस्ट है उसको अंग्रेजी हुकूमत, क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भारत को डील करता था, क्योंकि अंग्रेज का तो ढेर सारा गुलाम देश था, तो हर एक कैबिनेट मिनिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दर्जा देता था और बोलता था कि भारत को तुम देखोगे, बर्मा को तुम देखोगे, न्यूजीलैंड को तुम देखोगे। इस तरह से एक एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देता था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में बैठता था, तो उसको अपने मुस्लिम इंटरेस्ट के, मुस्लिम हितों की रक्षा करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक सेंटर अपना लंदन में खोलता है। और किसको उसकी जिम्मेवारी देता है, आमिर अली को बोलता है कि आप इसकी देखभाल करेंगे कि लंदन में मुस्लिम इंटरेस्ट को हम लोग पीच कर रहे हैं कि नहीं। 1908 में दो इंपॉर्टेंट घटना, पहला अपना एक सेंटर लंदन में खोलेगा, और 1908 में देखो अभी प्रीलिम्स में जो बीपीएससी टीआरई के ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट आंसर नहीं है पर ऑप्शन में मेंशन्ड है। पर 1908 का जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है
उसकी अध्यक्षता कौन करता है? सर इमाम अली उसकी अध्यक्षता कर सर अली इमाम उसकी अध्यक्षता करते हैं। सर अली इमाम, देखो ये वहां ऑप्शन में था, ध्यान से इसको करना है। पूछ सकता है कि 1908 अमृतसर सेशन वाज प्रेसाइडेड बाय सर अली इमाम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए है, कहां पे हुआ है? अमृतसर में हुआ है। इसलिए ये बहुत सेशन इंपॉर्टेंट है कि सर अली इमाम की अध्यक्षता में ही पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई है। ध्यान से देखना, सेपरेट इलेक्टोरेट 1908 के अमृतसर इलेक्टोरेट, अमृतसर के सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मानता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए। किसको दीजिए? मुस्लिम को दीजिए। 1908 में मांगता है। उसके पहले हम लोग बात को करें, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना, नहीं दोगे तो पिटाई होगी तुम लोगों की। हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह? चित्कार मार मार के बताएं, अगर गलत करोगे तो जाकर तुम जहर खा लो। सिंपल सी बात बोलो, एकदम जहर खा लो। अगर इतना बताने के बाद, चित्कार मार मार के मारने के बाद भी अगर ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो हम दुखी हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, नहीं तो मेरा ही कत्ल कर दो, सीधा लो और खुद को कत्ल कर दो, सल्फास भिजवा दो कुरियर से। ठीक है, अब देखो 1900 पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग कब हो गया? 1908 में। कहां पे? अमृतसर में। आप देखो कि 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को क्या बोलते हो? मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स जो है सबसे शॉर्ट लिव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, सबसे छोटा। 1908 में मांगता है, और देखो कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम को मिल जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम मिल जाता है 1909 में। 1909 में एक काम और होता है कि फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन लेकर आया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे यहां पर चुनाव हो रहा है, मानते हैं कि केंद्र में चुनाव हो रहा है, तो जिला का लोग पहले अपना एक प्रतिनिधि चुने। मानते हैं कि 10 लाख पॉपुलेशन है तो अपना 10 प्रतिनिधि चुने। ये 10 प्रतिनिधि जाकर यहां पे जो दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको चुन रहे हैं। कहने का मतलब है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, मतलब हम डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं चुन रहे हैं, हम इनडायरेक्टली चूज कर रहे हैं अपने मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को। ठीक है, सिंपल समझने के लिए देखो तो दो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म दो चीज लेके आता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, इनडायरेक्ट इलेक्शन। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम कहां पर उठता है? अमृतसर में। किसकी अध्यक्षता में? सर अली इमाम की अध्यक्षता में। इस चीज को चित्कार मार के बोल रहे हैं, तुमको भी बोर कर रहे हैं और हम तो भयंकर बोर हो रहे हैं, इसलिए याद रखना, गलती मत करके आप आना। देखो मॉर्ली मिंटो में एक चीज याद रखना, मॉर्ली क्या है? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो पहले नाम रहेगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा। मिंटो क्या है? मिंटो आपका वाइसराय है। अगर हम आपको बोलेंगे कि मॉन्टगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो मॉन्टगू क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। चेम्सफोर्ड क्या है? यहाँ का वाइसरॉय है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता था उस समय का? ब्रिटिश का कैबिनेट मिनिस्टर होता था, जिसको एक देश दे दिया जाता था कि इसका तुम कार्य प्रणाली को तुम देखोगे। 1909 तक बात अपने हम लोग को समझ में आ गई। तो मोस्ट शॉर्ट लिव्ड, दूसरी बात इनडायरेक्ट इलेक्शन, तीसरी बात सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। 1913 फिर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा मेरे बंधु मेरी जान। 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। अभी तक जिन्ना कहीं पिक्चर में नहीं है। जिन्ना 1913 में ज्वाइन करते हैं। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जिन्ना कब ज्वाइन कर रहे हैं? 1913 में। अभी तक जो कॉन्फ्रेंस होता था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वह रेगुलर कॉन्फ्रेंस नहीं होता था। इस साल हुआ, अगले साल नहीं हुआ, अगले साल हुआ, अगले साल नहीं हुआ। पर 1925 में देखोगे कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो कॉन्फ्रेंस होता है वह लगातार हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस होने लगता है। दिस कैन बी अगेन अ प्रोबेबल क्वेश्चन बिकॉज दिस वाज पुट इन द ऑप्शन ऑफ द बीपीएससी टीआरई सोशल साइंस वाला पेपर में। फिर अगर आप 1930 में देखोगे तो ये जो फोटो है ये अलामा इकबाल का है। सरफरोशी की तमन्ना है गाए हैं, बताओ कौन गाए हैं? अरे भाई ये सब नहीं गाए हैं, ध्यान से रखना, ठीक है। अलामा इकबाल, ठीक है। तो अलामा इकबाल 1930 में ऑल इंडिया को, अब 1925 के बाद रेगुलर कॉन्फ्रेंस होता है तो 1930 में इलाहाबाद, अब का प्रयागराज, यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अलामा इकबाल बोलते हैं कि भाई जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और जो अभी का बांग्लादेश है और जो बंगाल वाला बेल्ट है, हम लोगों का मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और हम लोगों के लिए एक अलग देश की परिकल्पना होनी चाहिए क्योंकि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते हैं। ये इनकी परिकल्पना थी। पर इन्होंने कहीं भी पाकिस्तान नाम का जिक्र नहीं किया है। देखो यहीं पे क्वेश्चन फंसता है, कहीं भी पाकिस्तान नाम का जिक्र नहीं किया है। अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट और हिंदुओं का इंटरेस्ट अलग है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और जो ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी का तत्कालीन बांग्लादेश है उसको मिलाकर हम लोग को एक नया देश का निर्माण करना चाहिए जो मुस्लिम बहुल्य देश हो। पर उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान नाम का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बस एक परिकल्पना रखी थी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के बारे में एक दो तीन चीज को और ध्यान रखना। अल्लामा इकबाल जो है ही इज ऑफन कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। बहुत ही पोएटिक आदमी है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ द पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल जो है
पंडित नेहरू के भयंकर फैन हैं, पंडित नेहरू के विद्वता के दीवाने हैं। पंडित नेहरू बहुत ही शार्प वकील है। अरे गांधी जी वाज एन ऑर्डिनरी वकील, गांधी जी वाज अ बिलो स्टैंडर्ड वकील। अगर गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल के अगर हीरो ना बनते, अगर वकालत की पेशा नहीं छोड़ते, तो गांधी जी वाज अ टेम्पोररी एंड वेरी ऑर्डिनरी वकील। एक एकदम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे अफिडेविट वाला वकील, वही अफिडेविट वाला वकील है, बड़े बाप के बेटा है, चले गए। पर नेहरू वाज अ शार्प वकील। चित्तरंजन दास इन सबका बाप है, जेठमलानी है, हरीश साल्वे है, चित्तरंजन दास। इस चीज को ध्यान आप रखेंगे। जो केन काटजू है इनका हीरो है अपने प्रोफेशन का, केन काटजू, भुल्ला भाई देसाई, ये सब जो है बहुत बड़े नाम है वकालत के। चित्तरंजन दास बहुत बड़े वकील हैं, पर नेहरू भी बहुत बड़ा वकील है। पर नेहरू के विद्वता का बहुत बड़ा दीवाना है इकबाल, क्योंकि इकबाल बहुत पोएटिक आदमी है। इकबाल बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है। और इकबाल का एक किताब निकलता है जो आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था, बंग-ए-दारा। बंग-ए-दारा मतलब क्या होता है? इनकी जो पहली पोएम निकलती है बंग-ए-दारा नाम से निकलती है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल्स। यही पूछा था कि कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल्स कौन लिखा है, ठीक है? तो कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल्स अलामा इकबाल का है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ द पाकिस्तान है। और अलामा इकबाल इतने दीवाने हैं पंडित नेहरू के कि बोलते हैं कि जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब क्या होता है? श्रूड आदमी। जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन बट नेहरू इज अ पैट्रियट। इतना दीवाना है नेहरू के। नेहरू जी के और भी लोग दीवाना हैं, समझ नहीं रहे हो? जो फोटो तुम लोग देखते रहते हो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आता है। नेहरू इज अ पॉलिटिशियन, सॉरी, जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन, नेहरू इज अ पैट्रियट। अगर एग्जाम में पूछ दे तो इसका टिक करके आ जाना कि अलामा इकबाल है। अब और ध्यान से देखो, अगर हम लोग और देखते हैं तो 1933 में एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट है। उस स्टूडेंट का क्या नाम है? रहमत अली। और जो फोटो आपको लगाए हैं ये रहमत अली का फोटो है। रहमत अली पहली बार पाकिस्तान वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट मी मेक द थिंग्स वेरी कैटेगोरिकली क्लियर फॉर यू। कंसेप्ट और जो आइडिया, जो परिकल्पना है, वह कौन रखता है? अल्लामा इकबाल रखते हैं। कहां पे रखते हैं? इलाहाबाद सेशन में रखते हैं। कब रखते हैं? 1930 में रखते हैं। पर रहमत अली एक पैम्पलेट निकालता है। वो एक स्टूडेंट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पैम्पलेट में पहली बार उस जो परिकल्पना थी उसको एक नाम देता है, और उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि पाकिस्तान का नामकरण कौन किया, तो इसका करेक्ट आंसर है रहमत अली। सो ही कॉइन्ड द वर्ड पाकिस्तान, माय डियर फ्रेंड्स। फिर आप यहां पर देखते हैं कि 1937 का चुनाव हो जाएगा। जब 1937 का चुनाव हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ जाएगी। अगर 11 प्रोविंस था तो 11 प्रोविंस में 5 प्रोविंस में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना देगी। और गांधी का यह जलवा है कि 2 जगह अगर आप देखेंगे तो मतलब 7 टोटल जगह में 2 जगह कोलिशन सरकार बना देगी, और अंग्रेजों के चेहरा पर तमाचा गांधी मारते हैं, और 11 में से 7 प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुस्लिम लीग बहुत परेशान हो जाता है। मुस्लिम लीग कहता है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे दमन हो रहा है, और उसके लिए एक कमिटी, अंदरूनी कमिटी बनाता है, और वो कमिटी एक पीरपुर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। पीरपुर रिपोर्ट अगर हमको ठीक से याद है तो राजा मेहदी करके हैं, अब एक बार चेक कर लेना, राजा मेहदी करके हैं। हाँ, राजा महमूद मेहदी है, ऐसा ही कुछ नाम है, पर पूछेगा नहीं। पर पीरपुर अपना एक इंटरनल कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाती है और बोलती है कि जहां जहां कांग्रेस का शासन है वहां मुसलमानों पर दमन हो रहा है। और पीरपुर रिपोर्ट कहता है कि कांग्रेस दमनकारी नीति अपना रही है, कांग्रेस की सरकार मुस्लिमों के खिलाफ। और इसके पीरपुर रिपोर्ट पर आप देखोगे कि 22 अक्टूबर से ही 22 अक्टूबर 1939 से ही कांग्रेस की मिनिस्ट्री पूरा रिजाइन कर देगा। कांग्रेस का मिनिस्ट्री क्यों रिजाइन करेगा? बोलेगा कि तुम बिना हमसे पूछे हुए क्यों डिक्लेयर कर दिए कि इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वार का पार्ट बन गया। और कांग्रेस मिनिस्ट्री जितना प्रोविंस में है सारा रिजाइन करना स्टार्ट कर देगा 22 अक्टूबर 1939 को। पर 22 दिसंबर को अक्टूबर में अनाउंस करता है, अक्टूबर नवंबर वगैरह में रेजिग्नेशन होना स्टार्ट होता है। 22 दिसंबर को फ्राइडे पड़ता है। उस समय फ्राइडे को ये मुसलमानों को कहते हैं कि आज मुक्ति का दिवस है, और 22 दिसंबर को नमाज पढ़िएगा और नमाज पढ़ के मुक्ति का दिवस मनाइएगा। क्योंकि जहां जहां कांग्रेस का शासन था वहां पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था, जो कि सरासर गलत था, सरासर झूठ था। यह पीरपुर रिपोर्ट एक फेक रिपोर्ट था। कांग्रेस ने कभी मुसलमानों के खिलाफ दमन नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो इस पीरपुर रिपोर्ट के खिलाफ एक प्रखर आवाज
आवाज उठती है मौलाना अबुल कलाम का, और मौलाना अबुल कलाम बोलते हैं कि दिस रिपोर्ट इज अ फेक, और मौलाना अबुल कलाम एक अलग रिपोर्ट देते हैं और बोलते हैं कि जहां जितना मुसलमानों का उत्थान कांग्रेस की सरकार में हुआ है उतना अंग्रेजों हुकूमत में नहीं हुआ है। तो वो सब अब मेंस का पार्ट हो गया, यहां पर देख लो। तो 22 दिसंबर 1939 को ये बोलते हैं कि डे ऑफ डिलीवरेंस मनाएंगे हम लोग, क्योंकि फाइनल जितना कांग्रेस की सरकार है वो 22 दिसंबर 1939 को रिजाइन कर देती है। पर यहां पर एक कंफ्यूजन बहुत तगड़ा हो सकता है। अब तुम ये कंफ्यूजन ये सोच सकते हो कि मास्टर साहब आप बताए थे कि 15 फरवरी 1938 को बिहार का कांग्रेस सरकार रिजाइन कर दिया है, पर आप तो बताए थे कि अंडमान प्रिजन पर रिजाइन किया है। क्यों? योगेंद्र शुक्ला ऐसे लोग जो हैं, एक सिंपल जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, इनको अंडमान जेल में रख दिया, काला पानी का सजा कर दिया। 46 दिन से योगेंद्र शुक्ला वगैरह विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार, उस समय की बिहार की सरकार, अंडमान प्रिजन्स पर रिजाइन करती है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर रिजाइन करती है। पर कांग्रेस की जो बाकी सरकार थी वह वर्ल्ड वार में इन्वॉल्वमेंट के इशू पर रिजाइन करती है। सो दिस बोथ हैज टू बी वेरी कैटेगोरिकली क्लियर कि कांग्रेस की सरकार अंडमान प्रिजन्स पर रिजाइन करती है, पॉलिटिकल प्रिजनर के रिहाई पर रिजाइन करती है कि हम अपने पॉलिटिकल प्रिजनर को भी छुड़ा नहीं पाते हैं, तो ऐसा सरकार चलाने से क्या फायदा। जो 15 फरवरी 1938 की जो कांग्रेस की सरकार रिजाइन करती है, उस समय का गवर्नर कौन है? मॉरिस हैलेट। जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो स्पीकर कौन है? राम दयालु सिंह। ये सब बताए हुए हैं तुम लोग को, रिवीजन है। डिप्टी स्पीकर कौन है? अब्दुल बारी। 1937 में बिहार में कितना सीट पर चुनाव होता है? 152। कांग्रेस कितना पर? 95। मुस्लिम लीग कितना? बड़ा वाला लड्डू। तो मुस्लिम लीग खार खाए हुए है, ठीक है। तो यहां तक ध्यान रखना, डिविएट कर गए। हाँ चलो, तो 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाया जाता है। अब ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डे ऑफ डिलीवरेंस मतलब फाइनल हम लोग को मुक्ति मिल गया। रेजिग्नेशन तो 22 अक्टूबर 1939 से ही स्टार्ट हो चुका है, पर फाइनल डे ऑफ डिलीवरेंस इन लोग को मिलता है कांग्रेस जब रिजाइन कर देती है 22 दिसंबर 1939 को। खूब पूछ रहा है। अब 1940 में तुम देखो, 1940 में एक सेशन हो रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लाहौर में, और इस लाहौर वाले सेशन में प्रेसिडेंट कौन है? जिन्ना इसको प्रेसाइड कर रहे हैं। यहां पर एक रिपोर्ट, क्या हाँ जगह नहीं बनता है मेरा। 22 दिसंबर, अब देखो तो इसमें टू नेशन थ्योरी का एक फाइनल प्रपोजल ड्राफ्ट किया गया। टू नेशन थ्योरी अगर पूछेगा तो ध्यान रखना, टू नेशन थ्योरी। जो टू नेशन थ्योरी है इसको ड्राफ्ट कौन करता है? सिकंदर हयात। पर अच्छा, इसको सिकंदर हयात ड्राफ्ट करता है, और प्रेजेंट कौन करता है? फजलुल हक, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट हो रहा है? लाहौर में। इसलिए इसको क्या बोलते हो? लाहौर रिजोल्यूशन बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो? पाकिस्तान रिजोल्यूशन। क्यों बोलते हो पाकिस्तान रिजोल्यूशन? इसलिए पाकिस्तान रिजोल्यूशन बोलते हैं क्योंकि टू नेशन थ्योरी की बात हुई, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम रहमत अली 1933 के पैम्पलेट में रख चुका होता है। पर देखो यहां पे कंफ्यूजन जहां पे है वहीं पे मेरा काम था, इसलिए ये वीडियो बनाए थे। पर बहुत जगह किताब उताब में देखोगे कि यहां पे जफरुल्ला खान का भी नाम रहता है कि भाई जफरुल्ला खान इसको ड्राफ्ट किया है। कंफ्यूज मत होना। कुछ हिस्टोरियन का यह मानना है कि लिथगो जो है वो टू नेशन थ्योरी को प्रोपोगेट करता है और जफरुल्ला खान को बोलता है कि तुम ड्राफ्ट कर दो। तो एक ग्रुप का यह मानना है, एक ग्रुप का यह मानना है कि नहीं, पाकिस्तान कहता है कि नहीं, जफरुल्ला खान को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर लिथगो को एक्सेप्ट कर लेगा कि अंग्रेज तोड़वा रहा था। पर ये तो कहता है कि नहीं, हम तो अपने इंटरेस्ट के कारण तोड़ रहे थे, ठीक है। तो सिकंदर हयात उसको ड्राफ्ट करते हैं, फजलुल हक उसको प्रेजेंट करते हैं। इसी को तुम लाहौर रिजोल्यूशन बोलते हो और यही टू नेशन थ्योरी है और पाकिस्तान रिजोल्यूशन है। यहां पर एक चीज आपको बताना भूल गए कि डे ऑफ डिलीवरेंस में कौन ज्वाइन करता है? ये मुस्लिम लीग बहुत ही खचड़ाई करता है। मुस्लिम लीग किसी तरह से पेरियार को तोड़ लेता है, बोलता है कि जो है द्रविडियन मूवमेंट को भी हम ताकत तुमको देंगे, और तो और यहां पर अंबेडकर को भी तोड़ लेता है। अंबेडकर ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अत्याचार कर रही है दलितों पर अंबेडकर ये भूल जाते हैं कि महाराष्ट्र में 37 का चुनाव लड़ते हैं। अंबेडकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो जिस पार्टी से वो मुख्य विपक्षी दल हैं और 11 सीट जीतते हैं। कांग्रेस से डायरेक्ट मुकाबला होता है, पर जनता जो उस समय की जो जनता थी, जो शेड्यूल्ड कास्ट और डिप्रेस्ड क्लास था, वह अंबेडकर को नेता कभी नहीं मानता है। देश का नेता एक मात्र अगर कोई है तो महात्मा गांधी नेता है। उसके सामने नेहरू भी छोटे हैं, उसके सामने पटेल भी छोटे हैं, और अंबेडकर वगैरह सबका कोई, किसी का कोई कदर नहीं है गांधी के सामने। सच्चाई ये है कि गांधी से एक हार खाए होते हैं और ये ज्वाइन कर लेते हैं। अगर अंबेडकर पर दाग
है, अगर अंबेडकर पर धब्बा है तो अंबेडकर का मात्र एक धब्बा है कि जब डे ऑफ डिलीवरेंस में ये ज्वाइन कर लेते हैं मुस्लिम लीग के साथ, यही एक धब्बा है। अगर बीजेपी पर एक धब्बा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर एक धब्बा है, तो ये धब्बा है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट में पूरा देश, जब पूरा जनमत अंग्रेजों के खिलाफ था, तो आरएसएस, उस समय का जो हिंदू महासभा है, आरएसएस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो नेशनलिस्ट अपने आप को बोलता है, ये अंग्रेजों के साथ खड़ा था, यह देश के साथ नहीं खड़ा था। हर लोग मिस्टेक करता है, तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि अंबेडकर की वो गलती थी। बाकी आप कॉल लीजिएगा, गाली देने की जरूरत नहीं है, जो तथ्य है हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। अब देखो 1940 में हो गया, पाकिस्तान रिजोल्यूशन हो गया। अब देखो कि 16 अगस्त 1946 को अब एक ये करता है डायरेक्ट एक्शन डे, मुस्लिम लीग करता है डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब होता है लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के, भाई जब तुम लड़ोगे, लड़के लेंगे पाकिस्तान, जब तुम लड़ोगे तो सामने वाला तो तुम्हारा पूजा नहीं करेगा, वो भी तुमको पीटेगा। तो यहां पर बदमाशी क्या करता है कि नोआखली जो जगह है, नोआखली में इसका मुख्यमंत्री है, उसका नाम है एसएस सोहरावर्दी। एसएस सोहरावर्दी पुलिस का सपोर्ट देता है और नोआखली से बहुत बड़ा राइट स्टार्ट होता है, कत्लेआम मचाता है। और ये जिन्ना पर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि वह वायलेंस को प्रोपोगेट करता है। और 16 अगस्त 1946 को जिन्ना कहता है कि हम लड़के लेंगे पाकिस्तान, और पूरा कत्लेआम मचता है। बाकी तो आप जानते ही हैं। एक क्वेश्चन, मुस्लिम लीग जिन्ना फिन्ना से बाहर नहीं जाने वाला है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रू।